अब कैपिलरी विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर ये क्या है देखेंगे। इसमें पहली चीज कैपिलरी। तो कैपिलरी को समझने से पहले एक छोटा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। उसमें अपने को क्या करना रहता, कंसिडर ए स्मॉल ग्लास ट्यूब इमर्ज्ड इन लिक्विड। एक लिक्विड ले लेना रहता और एक छोटा ग्लास ट्यूब लेना रहता। ये एक बारीक ग्लास ट्यूब रहता जिसका इनर डायमीटर बाल की थिकनेस के बराबर रहता। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला केस लेंगे, सपोज एक लिक्विड सरफेस है, इसमें हम ये ग्लास ट्यूब को डाल दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड है इसमें एडिशन फोर्स ज्यादा है और कोहेशन फोर्स कम है। तो क्या होता, अपने को मालूम एडिशन फोर्स मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये सरफेस पे जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल्स और ये जो ग्लास ट्यूब है इसके मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहती। और ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है और बाजू सेम इसी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम रहती। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये ग्लास को ज्यादा अट्रैक्ट होगा बजाय ये बाजू वाले मॉलिक्यूल के। तो अगर एडिशन फोर्स ज्यादा रही तो क्या होता, वो लिक्विड ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता। तो ये तो नॉर्मल सरफेस है लिक्विड की, लेकिन इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होता, लिक्विड की सरफेस है वो नॉर्मल सरफेस से ज्यादा रहती। सेम अगर कोहेशन फोर्सेस ज्यादा है, मतलब वो लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और जो ग्लास सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स को ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, रिपल हो रहे। मतलब ये लिक्विड का मॉलिक्यूल ये ग्लास के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं हो रहा बल्कि इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा, और ये जो आजू बाजू के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है इन लोगों से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता, जो भी सरफेस लेवल है अगर इसमें अपन ग्लास ट्यूब इंसर्ट करें, लिक्विड का आउटर सरफेस तो नॉर्मल लेवल पे रहता, लेकिन ये ग्लास ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का सरफेस है वो थोड़ा नीचे चले जाता। तो ये पहले केस में क्या होता बोलते, जो भी ग्लास ट्यूब है वो वेट हो जाती। और जो दूसरा केस है इसमें क्या होता, ग्लास ट्यूब में कोई भी लिक्विड चिपकता नहीं इधर। इसी राइज और फॉल को कैपिलरी बोलते। अब हमारे को कोई पूछे ग्लास और वाटर की कैपिलरी कितनी है या फिर मेटल और वाटर की कैपिलरी कितनी है, तो इसको जो अपन मेजर करते वो एसआई यूनिट्स में मीटर्स में मेजर करते। सरफेस लेवल के कितने मीटर ऊपर गया या फिर सरफेस लेवल के कितना नीचे गया, तो प्लस मीटर्स या फिर माइनस मीटर्स ऐसा एक्सप्रेस करते। और मैथमेटिकली इसको कैसा कैलकुलेट करना, ये हाइट कितनी ऊपर जा रही है कितनी नीचे जा रही है कैसे कैलकुलेट करना, उसके वास्ते फॉर्मूला है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी टी या फिर 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई ओमेगा डी। तो यहाँ पे रो और जी भी लिख सकते हैं या फिर इसके बजाय ओमेगा लिख सकते हैं। तो अब ये रो जी क्या है और ये ओमेगा क्या है, तो सबसे पहले ये सिग्मा तो अपने को मालूम सरफेस टेंशन है। उसके बाद थीटा, थीटा जो है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ग्लास ट्यूब और वाटर सरफेस किस एंगल पे टच हो रहे। ओमेगा जो है ये स्पेसिफिक वेट है और ये जो डी है ट्यूब का डायमीटर। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी कैसा आया देख लेंगे, आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये लेके आने के वास्ते हमारे पास 3 फार्मूलेस हमको यूज करना है। तो पहला फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, ये अपन लास्ट क्लास में देखें। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, ये पहला फार्मूला है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये दूसरा फार्मूला है। और वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये तीसरा फार्मूला है। ये 3 फार्मूला की मदद से हम ओमेगा इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी लेके आ सकते। तो हम यहाँ ये ओमेगा इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम और वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी को कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट इसको थोड़ा सा छेड़ ले रहे हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वॉल्यूम डिवीजन में इक्वल्स के इधर आता है मल्टीप्लीकेशन में आता, और ये डेंसिटी इधर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स के उधर आता है डिवीजन में आता। तो हमारे को इससे एक मॉडिफाइड फार्मूला मिलता V इज इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी। अब हमारे को तो मालूम है स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू वेट बाई वॉल्यूम, तो यहाँ पे वेट का फार्मूला अपने को मालूम है मास इंटू ग्रेविटी, तो वेट की जगह हम मास इंटू ग्रेविटी लिख लिए। और ये जो वॉल्यूम का मॉडिफाइड फार्मूला हम ला लिए ये है मास बाई डेंसिटी, तो यहाँ पे अपने को वॉल्यूम के बजाय मास बाई डेंसिटी लिख ले सकते। अब ये मास बाई डेंसिटी डिनोमिनेटर में है, ये जब ऊपर आएगा तो डेंसिटी बाई मास हो जाएगा। अब यहाँ पे वेट मास इंटू ग्रेविटी जैसे का वैसे जस्ट ये मास बाय डेंसिटी ऊपर आता डेंसिटी बाय मास हो जाता। यहाँ पे मास और मास कैंसिल हो जाता क्योंकि ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, तो जो चीज़ बच जाएंगी वो डेंसिटी और ग्रेविटी है। तो इस तरह अपने को स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया। अब विस्कोसिटी क्या है देखेंगे, जब दो सॉलिड मूव करते रहते तो इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होता। जब ये बात सॉलिड पे होती तो इसको फ्रिक्शन बोलते, लेकिन जब दो वाटर बॉडीज मूव करते रहे तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होता इसको विस्कोसिटी बोलते। तो विस्कोसिटी एक लिक्विड की या फिर फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट लेयर्स जो रहते रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं।
इसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में ये सरफेस है, ये इसकी लेयर 1 है, ये इसकी लेयर 2 है और ये इसकी लेयर 3 है। तो जब लेयर 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी तो लेयर 2 इसको बैकवर्ड पुश करने की ट्राई करती, क्योंकि इन दोनों के बीच में, ऊपर के मॉलिक्यूल्स और नीचे के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहती, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करती। इसी रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते। ये विस्कोसिटी कोहेशन फोर्सेस की वजह से होती। जैसे कि एग्जांपल है थिन लेयर्स, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, तो इन लोगों में जो है कोहेशन फोर्स थोड़ा कम रहती, इसीलिए ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाते, या फिर इनके अंदर रेजिस्टेंस फोर्स कम रहता, या फिर विस्कोसिटी कम रहती। वहीं दूसरे केस में थिक लिक्विड्स जो रहते हैं, जैसे हनी है, टार है, डामर है, तो इनके बीच में कोहेशन फोर्सेस ज्यादा रहते, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस रहते ज्यादा रहते, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहती, विच मीन्स इनके बीच में विस्कोसिटी भी ज्यादा रहती। अब ये कितनी विस्कोसिटी है इसको कैलकुलेट करना है, तो इसके वास्ते एक फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डीवी बाई डी वाई, या फिर टाउ मतलब ये शेयर स्ट्रेस है, यानी दो बॉडीज मूव हो रहे तो कितना रेजिस्टेंस फोर्स हो रहा, यहाँ पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा। पहली चीज वो म्यू यूनिट विस्कोसिटी है, डीवी उसकी वेलोसिटी कितनी है मूव होने की, और डी वाई इन दोनों के, इन दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ये विस्कोसिटी टू टाइप्स की हो सकती, या फिर ये जो फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस फोर्स ये टू टाइप्स का हो सकता। अगर बॉडी मूव कर रही, दो केसेस में मूव कर सकती। पहला, या तो ये बॉडी अपने आप मूव कर रही, कोई भी पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर डाल दिया तो अपने आप मूव करता, या फिर ये बॉडी को कोई मूव करा रहे, या फिर इसको कोई पुश कर रहे। अगर कोई भी लिक्विड अपने आप से मूव हो रहा, उनके बीच में रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा, तो इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर हम किसी पाइप के थ्रू कोई लिक्विड फ्लो करा रहे किसी प्रेशर के अंडर, तो उस टाइम जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शंस जनरेट होगा, जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा, वो उस विस्कोसिटी को डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है। तो डायनामिक विस्कोसिटी डिफाइंड एज shear स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन। यूनिट डिफॉर्मेशन होने के वास्ते कितना shear स्ट्रेस लग रहा, उसको हम डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, यानी एक यूनिट डिस्प्लेस कराने, एक यूनिट मूव कराने कितना shear स्ट्रेस लगाना पड़ रहा। एसआई सिस्टम में इसको न्यूटन पर सेकेंड से मेजर करते हैं, और इसका फार्मूला टाउ इज इक्वल टू म्यू है, वेयर dv बाई dy 1 हो जाता। तो डायनामिक विस्कोसिटी मतलब वाटर इज फ्लोइंग अंडर सर्टेन फोर्सेस या फिर पुश। अब ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, तो डायनामिक विस्कोसिटी में से अगर हम डेंसिटी को रिमूव कर दिए तो हमारे को काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाती, या रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। इट इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल न्यू, ये ग्रीक लेटर है न्यू। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, सो न्यू इज इक्वल्स टू म्यू बाय रो। यहाँ पे क्या हो रहा, वाटर इज फ्लोइंग विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर पुश। एसआई सिस्टम में इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स में मेजर करते, या फिर इसको स्ट्रोक भी बोल सकते, 1 स्ट्रोक इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब वेपर प्रेशर क्या है, तो इसको थोड़ा समझेंगे। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उन लोगों की स्पीड बढ़ जाती, उन लोगों की वेलोसिटी बढ़ जाती, वो इधर उधर भागना शुरू करते, इधर उधर भागना शुरू करते। लेकिन जैसे ही वो सरफेस के पास आते, तो यहाँ पे सरफेस के पास तो सरफेस टेंशन है, तो जब ये इस लेयर से टकराते तो ये रिवर्स रिबाउंड हो जाते, फिर ये नीचे आके फिर ये रिवर्स इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सरफेस को टकरा के रिवर्स हो जाते। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहते जिनकी स्पीड बहुत फास्ट रहती, इससे आर पार हो जाते और हवा में जाके मिल जाते। अब हमारे को मालूम है हवा जो रहती वो हल्की रहती, और जो पानी रहता वो वजन रहता। अगर हवा में पानी मिल गया तो ये हवा भी वजन हो जाती। अब ये वजन क्या करता, ये सरफेस के ऊपर प्रेशर डालता, तो जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना ये बाहर जा सकते ना ये अंदर रह सकते, क्योंकि अंदर इनकी वेलोसिटी बढ़ते रहती, तो ये फास्ट 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 इधर उधर मूव करते रहते। जैसे ये सरफेस को टकराते फिर रिवर्स बैक हो जाते लोग, तो ना ये अंदर रह सकते ना ये बाहर जा सकते। तो इसकी वजह से क्या होता, वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता। तो जिस पॉइंट पे वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा, उस पॉइंट पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता। तो ये है हमारा वेपर प्रेशर। इस पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जस्ट ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे को समझना है।
अब कैपिलरी और विस्कोसिटी के ऊपर थोड़े प्रॉब्लम्स देखेंगे।